अग्नि ने अपना माथा सहलाते हुए एक गहरी सांस ली। अगर समर को बाद में ये पता चला कि उसने खुद को ही पकड़ने की अपनी योजना बड़े गर्व से उसके सामने बयान कर दी थी तो क्या वह उसे एक बार फिर पीट पीट कर मार डालता। हालांकि इस तरह की चीजें एक या दो बार से ज्यादा हो चुकी हैं, इसलिए समर को अब तक इसकी आदत पड़ जानी चाहिए थी, है ना। ये सोचते हुए अग्नि की हंसी लगभग छूटी पड़ी। वह बस अपना सिर नीचे झुका सकती थी, अपनी आंखें नीची करके, ताकि कोई उसके चेहरे पर उस लालिमा को न देख सके जो उसकी हंसी रोकने की वजह से आ रही थी। समर ने खुद की तरफ इशारा किया और कहा, छोटी अग्नि और मैं पूर्वी दरवाजे से शुरुआत करेंगे, शौर्य दक्षिणी दरवाजे से, फैंग ईरान पश्चिमी दरवाजे से और यू मिंगे उत्तरी दरवाजे पर जाएंगे। समर ने अपने इस तार्किक और समझदारी भरे बंटवारे के लिए खुद की पीठ थपथपाई। क्या ये बात साफ नहीं थी कि बॉस विक्रम इन मामूली मामलों से दूर रहना चाहते थे? इसलिए समर ने उन पर विचार ही नहीं किया था। विक्रम सिंह, जो शांत भाव से दूर पहाड़ी दृश्यों को निहार रहे थे, अचानक हल्की सी त्योरियां चढ़ा गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, यूमिंगे उछल पड़े और विरोध करने लगे। छोटी अग्नि तुम्हारे साथ पूर्वी दरवाजे पर क्यों जाएगी? मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। समर ने तंज कसा, अगर तुम इस बात से सहमत नहीं हो तो आ जाओ और मुझसे लड़ो। ठीक है, आ जाओ, अभी लड़ते हैं। यूमिंगे भी एक जोश से भरा युवा था जो जरा सी उकसावे पर भड़क जाता था। बोलते बोलते उसने लड़ने की मुद्रा भी बना ली। ये देखकर कि दोनों लड़ने ही वाले हैं, विक्रम सिंह ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं और शांत स्वर में बोले, रुक जाओ भाई विक्रम। समर ने विक्रम सिंह की तरफ देखा। विक्रम सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसका पक्ष लो? यूमिंगे गुस्से से लगभग उछल पड़े। हालांकि विक्रम सिंह ने अपनी आंखों के कोने से ठंडी नजरों से अग्नि की तरफ देखा और उदासीन भाव से कहा, तुम मेरे साथ आओ। विक्रम सिंह के साथ अकेले सफर करना? अग्नि का दिल मौके पर ही बैठने को हो गया। नहीं नहीं नहीं, अग्नि ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रही हूं। उस बदसूरत लड़की का मुझसे क्या लेना देना है? मैं उसका पीछा नहीं करना चाहती। अरे इस वक्त उसकी एकमात्र इच्छा एक ऐसी जगह खोजने की थी जहां वह ठीक से अपनी साधना तपस्या कर सके, समझे। जैसे ही अग्नि ने अपना हाथ हिलाया, विक्रम सिंह की लंबी और शक्तिशाली बाजुएं आगे बढ़ीं और उन्होंने उसकी कलाई को मजबूती से दबोच लिया और बिना एक पल गंवाए उसे अपने साथ ले गए। उनके पीछे खड़े सभी लोग अवाक रह गए। क्या यह नहीं कहा जाता था कि बॉस विक्रम को गंदगी से सख्त नफरत है? क्या वह कभी किसी को अपने हाथों से नहीं छूते? अभी अभी उन्होंने अग्नि का हाथ पकड़ा था, भले ही उनके बीच कपड़ों की आस्तीन थी, फिर भी ये थोड़ा अजीब लगा। शौर्य की आंखों में संदेह का एक भाव उभर आया। समर ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। बॉस विक्रम साफ तौर पर अग्नि को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वह उसे अपने साथ ले गए ताकि उसे मुझे सौंप सके। मुझे बॉस विक्रम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। शौर्य ने एक उलझन भरी नज़र से समर की तरफ देखा। क्या ऐसा है? क्या ऐसा नहीं है? समर ने शक भरी नज़रों से शौर्य की तरफ देखा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बॉस विक्रम ने जानबूझकर उसे इसलिए खींचा क्योंकि वह अग्नि के साथ अकेले रहना चाहते थे? क्या वाकई ऐसा कोई मौका हो सकता है? शौर्य को महसूस हुआ कि चीजें उतनी सीधी नहीं हैं जितनी दिख रही हैं। हा, समर इतना जोर से हंसा कि वह हंसते हंसते दोहरा हो गया, पेट पकड़कर, मानो उसने अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार जोक सुन लिया हो। शौर्य, शौर्य, क्या तुम बेवकूफ हो? ओह, मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ, मैं सच में मरा जा रहा हूँ। हा। शौर्य ने उसे एक नाराज नज़र से देखा, अपना सिर हिलाया और दक्षिण की तरफ चल पड़ा। फैंग ईरान के दिमाग में एक संभावना कौन थी? क्या ऐसा हो सकता है कि विक्रम सिंह सचमुच अग्नि को पसंद करते हों? अग्नि के उस बेहद खूबसूरत और जादुई चेहरे को देखते हुए क्या ये पूरी तरह असंभव था कि विक्रम सिंह उस पर फिदा हो गए हों? लेकिन रुको, अगर वह उसे पसंद करते थे तो उन्होंने तब सगाई क्यों तोड़ी थी? फैंग ईरान ने पुरानी बातों को याद करने की पूरी कोशिश की और वह डर रहे थे कि कहीं वह किसी छोटी सी डिटेल को भी न भूल जाएं। जल्द ही उन्हें विक्रम सिंह के अग्नि को घूरने का वह अंदाज याद आ गया। विक्रम सिंह के उस अहंकारी, कुटिल और खतरनाक नजरिए में स्नेह का एक कतरा भी कहाँ था। इसलिए विक्रम सिंह न केवल अग्नि को नापसंद करते थे बल्कि उससे नफरत भी करते थे। ये सोचते हुए फैंग ईरान ने राहत की सांस ली और तेजी से पश्चिमी दरवाजे की तरफ चल पड़े। अंत में केवल यू मिंगे ही बचे थे। जैसे ही यू मिंगे उत्तरी दरवाजे की तरफ जाने लगे, समर ने उन्हें रोक लिया। ये रास्ता मेरा है, तुम इस तरफ नहीं जाओगे। यू मिंगे ने चिढ़कर समर को घूरा, तो फिर मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए? समर ने तंज कसा, क्या तुम उस बदसूरत लड़की को पसंद नहीं करते? कौन जाने तुम जानबूझकर उस पर नरमी बरतोगे या नहीं, इसलिए तुम्हें इन चारों रास्तों में से किसी से भी नहीं जाना चाहिए। ये कहकर समर उत्तरी रास्ते की तरफ लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चल दिया और यू मिंगे को अपनी पीठ दिखाकर निकल गया। यू मिंगे, इस समय अग्नि और विक्रम सिंह एक ही रास्ते पर चल रहे थे। पूर्वी रास्ता सबसे व्यस्त और जीवंत सड़क थी, लेकिन अग्नि के भीतर तनाव की एक लहर दौड़ रही थी।
वह खुद से ये भी सोच रही थी कि ऐसा क्यों था। भले ही वह आमतौर पर शांत और गंभीर रहती थी, लेकिन विक्रम सिंह के सामने आते ही उसे हमेशा खुद पर एक अजीब सा अपराधबोध क्यों महसूस होने लगता था। विक्रम सिंह आगे आगे चल रहे थे और अग्नि उनसे आधे मीटर की दूरी पर उनके पीछे पीछे चल रही थी। दोनों ही पूरी तरह से शांत थे, जिससे वहां एक अजीब सा सन्नाटा और असहज माहौल बन गया था। अग्नि ने अपने दोनों तरफ अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। वह असल में बहुत ज्यादा चिंतित थी। क्या हो अगर चलते चलते अचानक उसे पात गैस छोड़ने की जरूरत पड़ जाए। समर को तो वह फिर भी बेवकूफ़ बना सकती थी, लेकिन अगर वह दूसरा जीवन भी जी ले तब भी बुद्धि के मामले में वह विक्रम सिंह से कोसों पीछे रहेगी। अचानक विक्रम सिंह अपने कदमों पर रुक गए। अग्नि, जो अपना सिर झुकाकर और कड़वे भाव के साथ चल रही थी और तेजी से अपने दिमाग में किसी समाधान के बारे में सोच रही थी, का सिर सीधे विक्रम सिंह की सीधी पीठ से जा टकराया। धड़ाम। अग्नि ने अनजाने में अपनी नाक को सहलाया, अपनी त्योरियां चढ़ाईं, विक्रम सिंह को घूरा और बार बार हौंफने लगी। उसे कभी पता नहीं था कि किसी से टकराना इतना दर्दनाक हो सकता है। अभी अभी जो टक्कर लगी थी वह ऐसी महसूस हुई मानो किसी ने सबसे कठोर काले लोहे के पत्थर पर टक्कर मार दी हो। विक्रम सिंह ने मुड़कर देखा तो पाया कि अग्नि का चेहरा दर्द के मारे सिकुड़ गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह उन्हें एक शिकायती नज़रों से देख रही थी। इस तरह के भाव पूरी तरह से इंसान के रूप रंग पर निर्भर करते हैं। आम लोगों की शिकायतें नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखती और वे सिर्फ झुंझलाहट पैदा करती हैं। लेकिन जब अग्नि के उस खूबसूरत चेहरे पर उसकी साफ चमकीली आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह एक शिकायती नज़र डालती है, तो अग्नि के मूल युग के शब्दों में ये किसी परमाणु हथियार की तरह है। यहाँ तक कि दूर और सबसे अलग रहने वाले विक्रम सिंह भी एक पल के लिए रुक गए और उन्होंने अग्नि को घूरा। क्या ये दर्द कर रहा है? अग्नि ने अपनी नाक को सहलाया, उसकी आंखें आंसुओं से छलक रही थीं और उसने बार बार सिर हिलाया। विक्रम सिंह की त्योरियां और ज्यादा सिकुड़ गईं और उनके होंठ हिले। सचमुच एक बेकार इंसान। अग्नि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी साफ चमकीली आंखों ने विक्रम सिंह को घूरा और उसने उनकी तरफ उंगली उठाते हुए उन पर इल्जाम लगाया, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुमने मुझसे टक्कर मारकर मुझे चोट पहुंचाई और ऊपर से तुम मुझे डांट भी रहे हो। एक छोटी बटकौर क्वेल की तरह विरोध कर रही छोटी अग्नि को देखकर विक्रम सिंह के हमेशा ठंडे और गंभीर रहने वाले चेहरे पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम अभी भी हंस रहे हो? अग्नि और अधिक गुस्से में आ गई और उसे अचानक खुद पर बहुत ज्यादा दया और अन्याय का एहसास हुआ। क्या वह उसका मजाक उड़ा रहे थे? विक्रम सिंह बहुत कम ही हंसते थे, लेकिन इस पल उनकी बाहें हल्की सी मुड़ी हुई थीं और उनकी गहरी आंखों में, जो आमतौर पर एक गहरे कुएं की तरह शांत रहती थीं, एक हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। उनका गंभीर और सुंदर चेहरा सांसों को थाम लेने वाला खूबसूरत लग रहा था। अग्नि वहां अवाक खड़ी रह गई और वह पूरी तरह भूल गई कि उसे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर यह सिर्फ सुंदरता होती तो अग्नि, जो अपने खुद के चेहरे को देखने की आदी थी, इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया नहीं देती। मुख्य बात यह थी कि अग्नि ने विक्रम सिंह के उस ठंडे बर्फीले चेहरे पर एक गर्म सौम्य मुस्कान देखी थी, जो धूप की किरण जैसी लग रही थी। इन दोनों का मेल बस अद्वितीय था। इस बात ने अग्नि को साफ नीले आसमान, पेड़ों के पत्तों से छनकर आती सुबह की हल्की रोशनी और ग्लेशियरों तथा बर्फ के पिघलने के उस पल की याद दिला दी। उसके रूप, बुद्धि, स्वभाव, ऑरा, प्रतिभा, ताकत और उसके साथ ही उसके अहंकारी और प्रतिष्ठित दर्जे को देखते हुए भला विक्रम सिंह के पीछे लड़कियां पागल क्यों नहीं भागतीं। लेकिन विक्रम सिंह, जो हमेशा दूर रहने वाले, गंभीर, उदासीन और सदियों तक कभी न मुस्कुराने वाले इंसान थे, वे असल में हंस पड़े थे। क्या उसकी यह बिखरी हुई हालत सचमुच इतनी मजेदार थी? अग्नि, जब होश में आई तो गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसने गुस्से में विक्रम सिंह को घूरा, लेकिन विक्रम सिंह को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उनकी आंखें और भौहें हल्की सी उठी हुई थीं। अग्नि ने जल्दी से खुद को शांत किया। मौजूदा परिस्थितियों में विक्रम सिंह को भड़काना उसके लिए ठीक नहीं था। उसके लिए सबसे जरूरी काम यह था कि वह यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढे, वरना एक बार जब वह बीजिंग शहर के केंद्र में पहुंच गई तो उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। ये सोचते हुए अग्नि ने अपनी दर्द करती हुई नाक को सहलाया और बड़बड़ाई, मैं घायल हो गई हूँ, मैं पहले घर जा रही हूँ। तुम खुद ही अपना निशाना ढूंढो, मैं अब जा रही हूँ, बाय बाय। लेकिन इससे पहले कि अग्नि 2 कदम भी बढ़ा पाती, दूर से एक आवाज गूंजी, अरे अग्नि, तुम यहीं हो, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अग्नि पल भर के लिए सुनना पड़ गई। युमिंगे, तुम जिद्दी लड़के, क्या तुम 1 सेकंड बाद नहीं आ सकते थे? अग्नि रोने जैसी हालत में थी। उसके लिए यहाँ से निकलना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था? अग्नि ने अनसुना करने का नाटक किया और भागने की कोशिश की, लेकिन युमिंगे ने उसकी चोटी पकड़ ली। अरे अरे, मैं यहाँ हूँ, तुम किस तरफ भाग रही हो? अग्नि के पास युमिंगे द्वारा घसीटे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह गुस्से से खौल उठी थी। तुम्हारी नाक को क्या हुआ?
जब यू मिंगे ने अग्नि के आंसुओं से भरे और बुझे हुए चेहरे को देखा तो उसकी त्योरियां तुरंत चढ़ गईं। अग्नि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक गहरी सांस ली और लाचारी से पूछा, क्या तुम उत्तरी रास्ते पर नहीं जा रहे थे? तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ पहले से ही मैं और युवराज विक्रम मौजूद हैं। यू मिंगे ने अपनी खूबसूरत आंखों से अग्नि को घूरा और उसके माथे पर अपनी उंगली से टिप्पणी मारी। तुम दिलफेंक और नासमझ लड़की, मैं तो बस इस बात से चिंतित था कि कहीं विक्रम सिंह तुम्हारा फायदा न उठा ले। क्या तुम नहीं जानती कि जब एक मर्द और औरत अकेले साथ चल रहे हों तो कुछ भी होना मुमकिन है? तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारे अंदर खुद की सुरक्षा करने की जरा भी समझ क्यों नहीं है? अग्नि अवाक होकर यू मिंगे को घूरती रह गई। उसका मन कर रहा था कि वह उसका मुंह बंद कर दे ताकि वह और बकवास न करे। यू मिंगे ने अग्नि की आंखों में देखा और फिर अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम रो रही हो? क्या विक्रम सिंह ने सचमुच तुम्हारे साथ कुछ किया है? मुझे पहले से पता था, वह लगातार तुम्हें अपने साथ खींच रहा था। उसके इरादे पक्के तौर पर गलत थे। बोलते बोलते यू मिंगे ने अपनी आस्तीनें चढ़ानी शुरू कर दीं। अग्नि को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से यू मिंगे को खींचते हुए कहा, बकवास बंद करो, कृपया अपना मुंह बंद रखो। विक्रम सिंह जैसे दूर रहने वाले और अहंकारी इंसान की भला उस पर बुरी नज़र क्यों होगी? वह तो उसे पसंद भी नहीं करते, समझे? यू मिंगे का यह आक्रामक रवैया उसे अपनी एकतरफा भावनाओं पर शर्मिंदा कर रहा था। अगर समर यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से उसका फिर से मजाक उड़ाता। यू मिंगे ने अग्नि को घूरा, क्या उसने सचमुच तुम्हें परेशान नहीं किया? नहीं, नहीं, नहीं। अग्नि सचमुच कहना चाहती थी, भाई, असल में तुम ही मुझे परेशान कर रहे हो, क्या तुम कृपया मुझे जाने दोगे? यू मिंगे ने हामी भरते हुए कहा और खुद को आश्वस्त करते हुए अपनी छाती पर हाथ थाप कर कहा, यह अच्छी बात है कि उसने अभी तक तुम्हें परेशान नहीं किया है। चिंता मत करो, रास्ते भर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और विक्रम सिंह को तुम्हारा फायदा उठाने का कोई मौका नहीं दूंगा। विक्रम सिंह ने यू मिंगे की तरफ ऐसे देखा मानो वह किसी बेवकूफ़ को देख रहे हों। अग्नि बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। विक्रम सिंह की उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, समझे? ये तो बस मेरे मन का एक वहम या इच्छाधारी सोच है, समझे? यू मिंगे ने ठंडी सांस छोड़ी और विक्रम सिंह को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अग्नि को एक तरफ खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मर्द मूल रूप से रूप रंग के ही भूखे होते हैं। अग्नि, तुम्हारा चेहरा इतना कयामत ढाने वाला खूबसूरत है कि यह लोगों को आसानी से अपराध करने के लिए उकसा सकता है। तुम्हें हर समय सतर्क रहने की जरूरत है और अजनबियों के साथ बाहर नहीं घूमना चाहिए। अग्नि ने एक लंबी सांस ली और अपना माथा सहलाया। उसने अनजाने में विक्रम सिंह की तरफ देखा और तभी उसने देखा कि उनका चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ता जा रहा था। क्या ऐसा था कि उनकी वह गर्मजोशी से भरी, सम्मोहक मुस्कान सिर्फ उसकी कल्पना मात्र थी? अग्नि ने थोड़े संदेह के साथ सोचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, अग्नि को अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। वह ये थी, 5 मिनट बीत चुके थे लेकिन उसे अभी भी ऐसा कोई एहसास नहीं हो रहा था कि वह पात गैस छोड़ने वाली है। 10 मिनट और अभी भी कोई एहसास नहीं। 20 मिनट। अग्नि शहर के दरवाजे से लेकर शहर के केंद्र में बने नगर प्रमुख की हवेली तक पूरे रास्ते बिल्कुल ठीक और सामान्य रही। अग्नि का मन अपनी कमर पर हाथ रखकर पागलों की तरह हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान भी उसी के पक्ष में हैं। चारों टीमें नगर प्रमुख की हवेली के प्रवेश द्वार पर मिलीं। समर उत्साह से दौड़ता हुआ आया और उसने अग्नि से पूछा, क्या तुम लोगों को रास्ते में कुछ भी अजीब या खास महसूस नहीं हुआ? अग्नि ने अपने भीतर की खुशी को जबरदस्ती दबाया और एक परेशान सा भाव बना लिया। नहीं, मैंने सचमुच वैसी कोई खास महकती हुई लेकिन बदबूदार गैस नहीं सूंघी जिसका जिक्र तुमने पहले किया था। बात करते करते अग्नि ने मुड़कर यू मिंगे की तरफ देखा, क्या तुम्हें कोई गंध आए? यू मिंगे ने अपनी बाहें सिकुड़ी, सिर हिलाया और समर को घूरा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम उसे ढूंढ लोगे? कि तुम्हें 100% यकीन है कि तुम उसे खोज लोगे? कि तुम्हारे पास सब कुछ नियंत्रण में है? वह अब कहाँ है? अग्नि ने एक चंचल मुस्कान के साथ समर पर एक नज़र डाली। समर का चेहरा एक कड़वे भाव से सिकुड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका पादना गैस छूटना बंद क्यों हो गया था। अग्नि ने मुस्कुराते हुए सभी को हाथ हिलाया, मुझे जल्दी घर जाना है। तुम लोग आराम से मुझे ढूंढते रहो। ये कहते हुए वह हाथ हिलाते हुए फुदकते हुए वहां से निकल गई। उसकी रेशमी पोनीटेल आगे पीछे झूल रही थी जो उसके भीतर की युवा ऊर्जा को दर्शा रही थी। इस बार समर ने अग्नि को आवाज नहीं लगाई और उसे दौड़कर घर जाने दिया। उसने सोचा कि उस बदसूरत लड़की ने बार बार उसके साथ चालबाजी की थी, उसे धोखा दिया था, उसे मूर्ख बनाया था और उसके साथ खिलवाड़ किया था। वह इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं उसे जरूर पकड़ूंगा, मैं उसे निश्चित रूप से पकड़ूंगा। समर गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। अग्नि फुदकते हुए और एक छोटा सा गाना गुनगुनाते हुए जॉगिंग करते हुए घर पहुंची।
बेचारा समर, अगर उसे यह पता चला कि वह उसकी नाक के नीचे से भाग निकली है तो क्या वह गुस्से में खून की उल्टी कर देगा। खैर, अब तक तो उसे इसकी आदत पड़ जानी चाहिए थी, है ना। ये सोचते हुए अग्नि जोर से हंस पड़ी। अमर दिव्य फल के अमृत को परिष्कृत करके 9 टर्न्स रिजुवेनेशन पिल 9 चरणीय कायाकल्प गोली बनाई गई थी, जिसका सेवन अब किया जा चुका था। अग्नि ने अपना हाथ उठाया और अपने पेट को छुआ। उसका दांत्यान ऊर्जा केंद्र, जो पिछले 5 सालों से शांत पड़ा था, अब एक हल्की सी गर्मी पैदा कर रहा था। अग्नि की मुस्कान और अधिक चौड़ी हो गई। वह आखिरकार साधना तपस्या कर सकती है। अग्नि दौड़कर दीवार के पास गई, थोड़ी दूर से दौड़ते हुए आए और अपने दाहिने हाथ से दीवार के ऊपरी हिस्से का सहारा लिया। उसने एक सुंदर बैकफ्लिप पीछे की तरफ कलाबाजी की और उसकी आकृति एक अबाबील पक्षी की तरह फुर्ती से सू राजवंश की हवेली के अंदर उतर गई। अग्नि ने अपनी मुट्ठी भींच ली। विक्रम सिंह और उनके समूह की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना शुरू करनी होगी, कम से कम पहले स्तर में प्रवेश करने के लिए और स्पिरिट मास्टर के पहले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए। मुझे हैरानी है कि इस नए सिरे से शुरुआत के बाद मेरी साधना की गति पहले से कितनी तेज होगी। अग्नि सोचते हुए और ख्यालों में खोई हुई आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र पीछे के आंगन में सूख रहे कपड़ों पर पड़ी। उस एक नज़र ने अग्नि को लगभग मौत के मुंह में ही पहुंचा दिया था। ये कपड़े, ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने बदसूरत बत्तख के बच्चे का रूप धरते वक्त पहने थे। वह इस बात के बारे में पहले क्यों नहीं सोच पाए। चीज़ों को आसान बनाने के लिए उसने एक ही स्टाइल और रंग के कपड़ों के 3 सेट तैयार किए थे, जिन्हें वह बदल बदल कर पहनती थी, और अब कपड़े धुलने के बाद वे खुलेआम पीछे के आंगन में सूख रहे थे। वे पीछे के आंगन में इस तरह लटके हुए थे। अगर समर या बाकी लोगों में से कोई भी यहाँ से गुजरा और उसने इसे देख लिया तो क्या होगा। अग्नि का मन किया कि वह खून की उल्टी कर दे। तभी एक आकृति धमाके के साथ दरवाजा तोड़कर आंधी की तरह अंदर घुस आए। जब दरवाजा लात मारकर खोला गया तो अग्नि का दिल लगा मानो फट ही जाएगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, यह इस पल अग्नि की दिल की धड़कनों की आवाज़ थी। अगर समर और बाकी लोगों को ये पता चल गया कि वही वह बदसूरत लड़की है तो उसे समर की वह बात याद आ गई जो उसने पहले कही थी कि वह उस बदसूरत लड़की के हाथ और पैरों की नसों को काट देगा, सारा खून निचोड़ लेगा और उसकी जिंदगी नरक बना देगा। ये सोचते हुए अग्नि अचानक कांप उठी। अग्नि के पीछे से एक तेज और गुस्से भरी चीख गूंजी। इस आवाज को सुनकर अग्नि का दिल, जो डर के मारे अटका हुआ था, आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। उसने मुड़कर रिया को ठंडी नजरों से घूरा। उसे रिया का ध्यान पूरी तरह खुद पर केंद्रित रखना था और उसे उन कपड़ों पर नजर नहीं डालने देनी थी। हालांकि इससे पहले कि अग्नि कुछ कह पाती, रिया ने उसे घूरा और जोर से घोषणा की, अग्नि, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, युवराज विक्रम मेरे हैं, और जिस इंसान से वह प्यार करते हैं वह मैं हूँ। अब उन्हें परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगी। विक्रम सिंह रिया को पसंद करते हैं। अग्नि को जोर से हंसी आ गई। अगर विक्रम सिंह रिया को पसंद करते तो इतनी खराब पसंद के साथ वह भला विक्रम सिंह कैसे हो सकते थे। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। रिया की आंखें दो भड़कती हुई आग की लपटों की तरह जल रही थीं। नहीं, अग्नि यह भूली नहीं थी कि उसका मुख्य मकसद रिया को उन कपड़ों से दूर रखना और उसे जितनी जल्दी हो सके वहां से भगाना था। उसने रिया की तरफ ध्यान से देखा। मैं आज यहाँ तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछने आई हूँ। ओह, बोलते बोलते अग्नि ने कुछ कदम बढ़ाए और उन कपड़ों से और अधिक दूर चली गई और आंगन में खिल रहे बैंगनी फूलों की तारीफ करने का नाटक करने लगी। उस तरह जब रिया उसे देखेगी तो उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में वे कपड़े नहीं होंगे। समर एक कुशल चित्रकार था जिसकी तकनीक बेहतरीन थी। उस चित्र में न केवल बदसूरत लड़की को बिल्कुल वैसे ही चित्रित किया गया था जैसी वह थी, बल्कि उसके कपड़े भी हूबहू वैसे ही थे। रिया को क्या पता था कि उसकी एक और नज़र अग्नि की जड़ें उखाड़ सकती थी। हालांकि उसका पूरा ध्यान अब अग्नि पर केंद्रित था। अग्नि जहां भी जाती उसकी आंखें उसका पीछा करती थीं। अग्नि को अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर आंगन में आराम से फूलों की तारीफ करते हुए देखकर रिया की आंखों में ईर्ष्या और नफरत चमक उठी। मैं ही क्यों? ऐसा क्यों है कि इस बेकार इंसान के पास जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, फिर भी वह इतनी बेपरवाह और शांत दिखती है। लेकिन ये याद रखते हुए कि इससे पहले उस बेकार अग्नि ने उसे धोखा दिया था, रिया ने एक गहरी सांस ली और अग्नि को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, मुझे ईमानदारी से जवाब दो, क्या तुम अभी भी युवराज विक्रम को पसंद करती हो? अग्नि ने अवाक होकर उसकी तरफ देखा। दोबारा? मैंने कभी विक्रम सिंह को पसंद किया ही नहीं, तो फिर इस दोबारा का सवाल कहाँ से आता है? इसलिए मिस रिया, कृपया जल्दी से यहाँ से चली जाओ, ठीक है? अग्नि ने सूख रहे कपड़ों की तरफ एक नज़र डाली। रिया की नासमझी का मतलब यह नहीं है कि बाकी सबकी नज़रें भी कमज़ोर हैं। अगर समर और बाकी लोग गलती से वापस आ गए तो वह सचमुच मुसीबत में पड़ जाएगी। ये सुनकर रिया की आंखें उत्साह और उत्तेजना से चमक उठीं। उसने अग्नि की तरफ उंगली उठाए और कहा, यह बात तुमने खुद कही है।
मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुमने खुद कहा है कि तुम युवराज विक्रम को पसंद नहीं करती। ठीक है, ठीक है, मैंने खुद ही कहा है, ठीक है। अग्नि बहुत अधीर हो रही थी। चाहे तुम्हारा इरादा सचमुच का हो या नहीं, मैं इस बात को गंभीरता से ले रही हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो देख लेना। संतोषजनक जवाब मिलने के बाद रिया गर्व से मुड़ी और वहां से चली गई। अग्नि ने सूख रहे कपड़ों की तरफ कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक रिया ने तेजी से मुड़कर अग्नि को घूरा। अग्नि का दिल एक बार फिर जोर से बैठ गया। उसे सचमुच लगा कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसका दिल कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुम युवराज विक्रम को पसंद नहीं करती। रिया ने एक बार फिर अग्नि को घूरा। अग्नि ने एक गहरी सांस ली, लाचारी से उसकी तरफ देखा और सिर हिलाते हुए उसे बाहर की तरफ धकेलने लगी। हाँ, मैंने खुद कहा है, मैं विक्रम सिंह को पसंद नहीं करती, क्या अब ये ठीक है? इसके साथ ही अग्नि ने रिया को आंगन से बाहर धकेल दिया, दरवाजा बंद किया और उसमें कुंडी लगा दी। ये सब उसने एक ही बार में कर दिया। इसके बाद अग्नि तेजी से कपड़ों के स्टैंड की तरफ दौड़ी। हमें जल्दी करनी चाहिए, ये सबूत है। हालांकि जैसे ही अग्नि का हाथ उस कट पर पड़ा, दरवाजा एक बार फिर धमाके के साथ खुल गया। अब तुम क्या कर रही हो? अग्नि गुस्से में मुड़ी, लेकिन उसने देखा कि सामने समर और उसका पूरा समूह खड़ा था। उसी पल अग्नि को लगा कि उसका सारा खून उसके सिर में चढ़ गया है और उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसका छरहरी शरीर किसी मूर्ति की तरह बिल्कुल सख्त हो गया था। ओह नहीं, ओह नहीं, ओह नहीं, ये तो समर और बाकी लोग हैं। हम सचमुच रंगे हाथों पकड़े जाने वाले हैं। हालांकि एक पूर्व स्पेशल एजेंट होने के नाते अग्नि के भीतर असाधारण संयम और धैर्य था। उसने एक गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वह उस कट को अपनी स्थानिक भंडारण स्पेशल स्टोरेज में नहीं छिपा सकती थी। उसने बांस के स्टैंड पर टंगे बाहरी कपड़ों को खींचा और उस कट को उसके अंदर लपेट लिया। वह अंदर से घबराई हुई थी, लेकिन वह शांत और स्थिर बनी रही। उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे और इन कामों को करते वक्त उसकी स्थिरता गजब की थी। इस तरह कम से कम बाहर से देखने पर वह जरूरी पोशाक किसी को नजर नहीं आएगी। तुम क्या कर रही हो? समर उत्सुकता से दौड़ते हुए आया। तुम मुझे देखते ही दूर भागने लगीं। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? अग्नि ने मन ही मन सोचा, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे नफरत करती हूं तो क्या तुम मुड़कर चले जाओगे? जाहिर है समर नहीं जाता। वह अनगिनत क्यों के साथ उसे तब तक परेशान करता रहता जब तक कि वह उन सारे सवालों से चक्कर खाकर गिर न जाती। अग्नि हल्की सी मुस्कुराए, कपड़े इकट्ठे कर रही हूं और क्या? वैसे तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या अब तुम उसे और नहीं ढूंढोगे? समर ने हल्की सी नाक से कुड़ी। उस बदसूरत लड़की ने अपनी गैस छोड़ना पहले ही बंद कर दिया है, अब उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अग्नि ने सिर हिलाया, ये तो है। पहले जब सुराग थे तब भी हम उसे नहीं ढूंढ पाए थे, और अब जब कोई सुराग नहीं है तो ढूंढना और भी कठिन होगा। तुम पूरे दिन घूमने के बाद थक गए होंगे, अंदर जाकर आराम करो। मैं भी जा रही हूँ। अग्नि वहां से फौरन खिसक जाना चाहती थी, लेकिन समर ने उसके कंधे को पकड़ लिया। अग्नि, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमें देखते ही भागने क्यों लगती हो? जब हम अभी यहाँ आ रहे थे तो हमने रिया को गुस्से में यहाँ से जाते हुए देखा। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, या उसने तुम्हें धमकी दी है? अग्नि ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे डर सकती हूँ? समर ने इसके बारे में सोचा और उसकी बात से सहमत हो गया। हालांकि यह लड़की बेकार थी और उसके पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन वह तरकीबों से भरी हुई थी और उसका ऑरा ऐसा था जिससे रिया जैसी लड़की भी डरती थी। ये बात तो सही है। तुम इस समय रिया से नहीं डर रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि एक के आगे बढ़ने से दूसरे का क्या नुकसान होता है? तुम्हारी ताकत कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन हालांकि रिया इस समय 5वें स्तर की स्पिरिट मास्टर है, वह भविष्य में लगातार आगे बढ़ती और सुधार करती जाएगी। भविष्य में तुम्हारे लिए उसे वैसे ही मारना आसान होगा जैसे किसी चींटी को कुचलना। अग्नि ने मन ही मन सोचा, किसने कहा कि वह आगे नहीं बढ़ सकती? वह पहले ही साधना करने में सक्षम हो चुकी थी और उसने अपने गुरु के फीनिक्स दिव्य रक्त के साथ भी खुद को मिला लिया था। भविष्य में वह क्या बनेगी, ये वास्तव में किसी के भी अनुमान से परे था। तो अग्नि ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम मेरे घर आकर मेरी छोटी रसोइया बनना चाहोगी? हमारा फीनिक्स राजकुमार का महल फंग प्रिंसेस मैंशन तुम्हारे लिए हमेशा अपनी खुली बाहें रखेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, युवा राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। अग्नि ने अपनी आंखें घुमाईं। समर ने तब एक बीच का रास्ता सुझाया, अरे अपनी आंखें मत घुमाओ। क्या तुम मेरी छोटी रसोइया का पद नहीं चाहती हो? कोई बात नहीं, बॉस विक्रम के घर की छोटी रसोइया क्यों नहीं बन जाती? समर ने गर्व से सोचा कि अग्नि इस बात के लिए तुरंत राजी हो जाएगी, क्योंकि वह बॉस विक्रम को पसंद करती थी और उसकी यह पसंद इतनी साफ थी, है ना? अग्नि ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। ये तो कोरे सपने देखने जैसी बात है। यह कोरे सपने देखना कैसे हुआ? क्या तुम सचमुच इस जन्म में महारानी कृ प्रिंसेस बनने की उम्मीद कर रही हो?
या भविष्य की सम्राज्ञी? समर ने एक बेहद अविश्वासी नजरों से अग्नि को घूरा। इसी को कोरे सपने देखना कहते हैं, समझे? किस राजवंश की सम्राज्ञी कोई बेकार इंसान रही है? अग्नि को लगा कि अगर वह थोड़ी और छोटी सोच वाली होती तो वह समर की बातों पर आग बबूला हो जाती। वह बस समर को गुस्से में घूर कर रह गई। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? समर उसकी उस घूरने वाली नज़र से उलझन में पड़ गया। अग्नि ने तंज कसा, किसने कहा कि मैं साधना नहीं कर सकती? मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल मैं पहले स्तर की स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगी। पिफ, ये सुनकर समर जोर से हंस पड़ा। उसने अग्नि के छोटे से कंधे को थपथपाया और कहा, ठीक है, ऐसी दिल दुखाने वाली बातें मत करो। तुम वाकई इस जन्म में साधना नहीं कर सकती हो। आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती, बच्ची। अग्नि ने उपहास किया, अगर मैं कल स्पिरिट मास्टर के पहले स्तर पर पहुंच गई तो तुम क्या करोगे? जब अग्नि गोली पिल को परिष्कृत कर रही थी तब बूढ़े बाबा को भी यह नहीं पता था कि वह 9 टर्न्स रिजुवेनेशन पिल 9 चरणीय कायाकल्प गोली बना रही है। और अगर उन्हें पता भी होता तो भी उन्हें यह नहीं पता चलता कि यह अमर दिव्य फल के आध्यात्मिक तरल से बनाई गई थी। इसलिए अगर वह साधना कर सकती थी तो जरूरी नहीं कि वह अमर दिव्य फल के मामले से जुड़ जाती। अगर तुम कल स्पिरिट मास्टर के पहले स्तर पर पहुंच गई तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। समर ने अपनी छाती पर हाथ मारकर गारंटी दी। ये बात तुमने कही है? मैंने कही है। सज्जन का वचन ही उसका शासन होता है। जो कह दिया सो कह दिया। अग्नि जाने के लिए मुड़ी, तभी समर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। लाओ, इन कपड़ों को ले जाने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं, अग्नि ने चिल्लाकर मना कर दिया। समर ने अपने कानों को सहलाया, वे उस छोटी लड़की की तीखी आवाज से लगभग बहरे होने ही वाले थे। अगर ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम्हारे कपड़ों में कोई राज छिपा है? समर ने उत्सुकता से उन कपड़ों को घूरा जिन्हें अग्नि ने पकड़ा हुआ था। उसकी साफ और चमकीली आंखों में जिज्ञासा का एक भाव उभर आया। अग्नि ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे शांत रहना ही होगा। इससे पहले कि वह कोई बहाना ढूंढ पाती, अंदर का दरवाजा खुला। 5वीं मिस खूबसूरत माँ की व्यक्तिगत नौकरानी झाओ ने अग्नि की बाहों में मौजूद कपड़ों पर एक नज़र डाली और पूछा, क्या हुआ? अग्नि को अचानक एक उपाय सूझा। हवा इसे उड़ाकर जमीन पर ले आई थी और यह गंदा हो गया था, इसलिए मैं इसे वापस ले जाकर दोबारा धोने की योजना बना रही हूँ। दादी झाओ जल्दी से बाहर आई, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, 5वीं मिस, मेहमानों की खातिरदारी करना सबसे महत्वपूर्ण है। इन धोने के कामों को इस पुरानी दासी पर छोड़ दीजिए। 5वीं मिस, जल्दी से ये गंदे कपड़े मुझे दे दीजिए। अग्नि उन कपड़ों को दादी झाओ को दे सकती थी, लेकिन अगर दादी झाओ ने उन्हें खोलकर सबके सामने हिला दिया तो वह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अग्नि ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। दादी झाओ आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती हैं, खासकर माँ की सेवा करने में। वह बहुत मेहनत करती हैं। मैंने इन कपड़ों को जमीन पर गिरा दिया था, इसलिए इन्हें मैं खुद ही धो लूंगी। अग्नि का दिल टूट रहा था। समर द्वारा उसे कई बार बेवकूफ़ बनाना एक बात थी, लेकिन अब तो दादी झाओ भी उसे चकमा देने की कोशिश कर रही थी। क्या इस दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं बचा है? इस डर से कि दादी झाओ कुछ और न कह दें, अग्नि ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, वैसे माँ कहाँ हैं? मैंने उन्हें नहीं देखा। 5वीं मिस, क्या आप भूल गईं? दूसरी मालकिन हर दोपहर 2 घंटे सोने के बाद ही उठती हैं, दादी झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि मिस खुद कपड़े धोना चाहती हैं तो ये पुरानी दासी बीच में दखल नहीं देगी। दादी झाओ, आप व्यस्त हैं, आप अपना काम कीजिए। अग्नि ने अपनी स्कर्ट को दबोचा और वहां से पीछे हटते हुए पलक झपकते ही गायब हो गई। समर ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखों में संदेह का एक भाव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था, लेकिन उसे लगा कि अग्नि का व्यवहार थोड़ा असामान्य था, हालांकि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या असामान्य था। अपने कमरे में वापस आकर अग्नि ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रेस को देखा और आखिरकार राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद अग्नि बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ गई, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा और उसका चेहरा ठंडा व गंभीर हो गया। अपने मन को सभी तरह के भटकावों से मुक्त करने के बाद उसने आखिरकार अपनी साफ चमकीली आंखें बंद कर लीं। अग्नि ने अपने दांतियान ऊर्जा केंद्र के भीतर झांक कर देखा। वहां वह मूल रूप से एक बंजर बियाबान की तरह था, जैसे नमी की कमी वाली जमीन हो जो चटक चुकी थी और टूटी हुई थी और एक घने मकड़ी के जाले जैसी दिखती थी। अग्नि ने 9 टर्न्स रिजुवेनेशन पिल 9 चरणीय कायाकल्प गोली के भीतर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को उन चटकी हुई और क्षतिग्रस्त जगहों को पोषण देने के लिए नियंत्रित किया जिनकी मरम्मत एक दृश्यमान गति से हो रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अग्नि अपने काम में पूरी तरह से मग्न थी और ख्यालों में खोई हुई थी। उसे बाहर क्या हो रहा था इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसके दांतियान की मरम्मत हो चुकी थी, लेकिन अग्नि को महसूस हुआ कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ रही थी। अगर वह अब साधना नहीं करती तो कब करती?
इसी पल अग्नि के ठीक हो चुके दांतियान के भीतर पानी की तरह लहरें फैल गईं। अग्नि के शरीर में अग्नि तत्व की शक्ति का एक विशाल सैलाब आ गया जो लगातार पानी की लहरों को जला रहा था। पानी और आग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी होते हैं। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम की वजह से अग्नि की आध्यात्मिक शक्ति का हर एक विस्फोट सोने की एक बूंद गोल्डन लिक्विड में बदल जाता है। अग्नि का दांतियान एक नाजुक चीनी मिट्टी पोर्सिलेन फूलदान की तरह है। ये बहुत छोटा है, सिर्फ मेरी कनिष्ठ उंगली लिटिल फिंगर जितना छोटा। बीप टैप टैप सुनहरा तरल एक एक बूंद करके टपका, जैसे अचानक हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी की बूंदें गिरती हैं, और अग्नि इस आवाज को साफ साफ सुन सकती थी। चून की दांतियान केवल कनिष्ठ उंगली के आकार का था, इसलिए ये जल्दी ही भर गया और सुनहरा तरल बाहर छलकने लगा। तभी एक तेज धमाका हुआ। कनिष्ठ उंगली के आकार का दांतियान अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। सुनहरा तरल कतार में लग गया और अग्नि के अंगों और हड्डियों के जरिए ड्रैगन की तरह तैरने लगा। जब ये तरल अग्नि की भौहों के बीच मौजूद फीनिक्स दिव्य रक्त तक पहुंचा तो ये पल भर में बहुत अधिक शुद्ध हो गया। हर एक इंच आगे बढ़ने के साथ उस सुनहरे तरल से बना छोटा सुनहरा ड्रैगन छोटा होता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा वह छोटा होता गया, लेकिन अग्नि के शरीर के भीतर की नसें मेरिडियन अभी भी एक हल्की सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थीं। थोड़ी देर तक परिक्रमा करने के बाद सुनहरा तरल बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, क्योंकि यह सब अग्नि के शरीर द्वारा सोख लिया गया था। वह दांतियान जो शुरू में कनिष्ठ उंगली जितना छोटा था, अब पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था। अग्नि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। बेशक ये केवल स्पिरिट मास्टर का पहला स्तर नहीं था। अभी अभी जब उसका दांतियान बदल रहा था तब अग्नि जानती थी कि वह आध्यात्मिक गुरु स्पिरिट मास्टर के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि उसके दांतियान में मौजूद अग्नि तत्व की शक्ति और पानी की लहरें लगातार बहकर सुनहरे तरल में बदल रही थीं, जिसका मतलब यह था कि अग्नि की इस बार की प्रगति स्पिरिट मास्टर के दूसरे स्तर पर नहीं रुकने वाली थी। सुनहरा तरल लगातार इकट्ठा होता रहा, जमा होता रहा और ऊपर उठता गया। अंततः अग्नि के परिष्करण रिफाइनिंग के तहत ये वाकई एक छोटे सुनहरे ड्रैगन में बदल गया, जिसने एक बार फिर अग्नि के 8 असाधारण मेरिडियन के साथ परिक्रमा की। गड़गड़ाहट। अग्नि का छोटा सा दांतियान ऊर्जा केंद्र एक बार फिर फैल चुका था और बिना किसी शक के अग्नि स्पिरिट मास्टर के तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। स्पिरिट मास्टर के कुल 9 स्तर होते हैं। जिस तरह से वह आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से वह शायद ये सोचते हुए अग्नि के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी सुंदर संगमरमर जैसी नाक से एक बासी सांस बाहर छोड़ी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीं। उसने शून्य से शुरुआत की और सीधे तीसरे स्तर तक जा पहुंची, जिससे काफी हलचल मच गई होगी। ये नामुमकिन है कि विक्रम सिंह और बाकी लोग जो बगल वाले आंगन में रहते हैं उन्हें इसका एहसास न हुआ हो, है ना? अब उसे उनके सामने इन बातों को ठीक से समझाने का कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन जब वह विक्रम सिंह की उन गहरी आंखें सोचती है जो हर चीज़ के आर पार देख सकती थी, तो अग्नि को अचानक समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वह बस यह उम्मीद करती है कि वे लोग उसे उस बदसूरत लड़की से न जोड़ें। वैसे क्या उसकी रैंक बढ़ने के बाद उसके गुरुदेव भी जाग जाएंगे? जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसका शरीर हिला और उसकी आत्मा उसके निजी स्थान पर्सनल स्पेस में प्रवेश कर गई। वह जल्दी से आगे बढ़ी और उम्मीद भरी नज़रों से अपने सुंदर गुरुदेव की तरफ देखने लगी। क्या उसकी साधना शुरू होने से उसके सुंदर गुरुदेव जाग जाएंगे? उस विशाल स्थान में वे सुंदर गुरुदेव, जो किसी निष्कासित अमर देवता बैनिश्ड इमॉर्टल की तरह दिख रहे थे, उनका चौड़ा सफ़ेद चोला नीले आसमान के बादलों की तरह नीचे बह रहा था। उस चेहरे पर, जो किसी जेल जेड जैसा खूबसूरत और सूरज चांद जितना चमकीला था, उनकी स्याही जितनी साफ और ठंडी आंखें बंद थीं, और उनके सफ़ेद होंठ शालीन व फीके थे, जो एक अलौकिक और सबसे अलग रहने वाला ऑरा बिखेर रहे थे। वह असाधारण रूप से सुंदर और शालीन थे, फिर भी वह पूरी तरह से जीवनहीन थे। कितना दिल दहला देने वाला दृश्य था। अग्नि ने अनजाने में अपनी बाईं छाती को भींच लिया, जहां उसका दिल दर्द की लहरों के साथ जकड़ रहा था, जिससे वह पीली पड़ गई और लड़खड़ाने लगी। गुरुदेव। अग्नि एक घुटने के बल बैठ गई। उसकी छरहरी संगमरमर जैसी उंगलियां अपने सुंदर गुरुदेव के चेहरे को छूते हुए कांप रही थीं। छूने पर वह बर्फ की तरह बेहद ठंडा था। अग्नि ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वह अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को रोक नहीं पाए। अपने सुंदर गुरुदेव की बेजान आंखों को बंद हुए एक अंतहीन कोमा में खोए हुए देखकर, ये जाने बिना कि वह कब जागेंगे, अग्नि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। दिल का दर्द, खुद को कोसना, अपराध बोध, तड़प एक ज्वार की तरह उसके दिल में उमड़ पड़े, भावनाओं का एक ऐसा मिश्रण जिससे उसका दिल बुरी तरह टीस उठा। गुरुदेव, आप अपनी आंखें बंद करके मुझे देखने की हिम्मत कैसे करती सकते हैं? मैं आपकी अपनी छोटी अग्नि हूँ। अग्नि के चेहरे पर बड़े बड़े आंसू लुढ़कते हुए उसके सुंदर गुरुदेव के कपड़ों पर गिरने लगे। अचानक पीछे से सुसराहट जैसी आवाज आई। दुख में डूबी अग्नि अचानक चौंक गई। उसने अपनी चमकीली आंखें खोलीं और अपने सुंदर गुरुदेव के कंधे पर बनी उस जगह को घूरने लगी।
तभी वहां से एक 7 रंगों वाला फीनिक्स प्रकट हुआ। नन्हा इंद्रधनुषी फीनिक्स, अग्नि ने कांपती हुई उंगलियों और उत्साह के साथ चीख कर कहा। नन्हा इंद्रधनुषी फीनिक्स, अग्नि नहीं जानती थी कि उसके गुरुदेव ने उस रंग बिरंगे फीनिक्स को कहां से ढूंढ निकाला था। उस पल सुंदर गुरुदेव का गोरा और चमकीला चेहरा सूरज जितनी गर्म मुस्कान से चमक उठा था। उन्होंने अपनी छोटी बच्ची को कोमलता और स्नेह से देखा। ये नन्हा रंग बिरंगा फीनिक्स एक प्राचीन दिव्य पक्षी है जो 9 प्रांतों में अपनी तरह का इकलौता है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इस पर सवारी करने दूं? एक प्राचीन दिव्य पक्षी, ये सुनने में बेहद शक्तिशाली लगता है। नन्ही अग्नि ने जोर से सिर हिलाया। इसलिए गुरुदेव ने उस रंग बिरंगे फीनिक्स पक्षी को अग्नि का वाहन माउंट बना दिया। 1 साल से भी कम समय में वह स्लेटी रंग का नन्हा रंग बिरंगा फीनिक्स 7 सुंदर पूंछ के पंखों वाला बन गया और एक बदसूरत गौरैया से बदलकर एक नन्हा इंद्रधनुषी फीनिक्स बन गया। उसकी ताकत में छलांग लगाकर भारी वृद्धि हुई, जो अग्नि से बहुत आगे निकल गई थी, जिससे अग्नि थोड़ा निराश महसूस करती थी। हालांकि जब अग्नि 8 साल की थी तब उसके सुंदर गुरुदेव कोमा में चले गए और वह रंग बिरंगा फीनिक्स भी गायब हो गया। अग्नि को लगा कि वह जा चुका है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके गुरुदेव के साथ ही कोमा में चला गया था। वह रंग बिरंगा फीनिक्स अग्नि के चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसकी नजरें अग्नि पर टिकी थीं और उसकी आंखों में अहंकार और गुस्से का एक अजीब मिश्रण था। एक सूंघने की आवाज के साथ वह वापस अपने सुंदर गुरुदेव के कंधे पर उड़कर बैठ गया और मुंह फेरकर अग्नि को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगा। नन्हे रंग बिरंगे, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? चूंकि वह नन्हा फीनिक्स सुंदर गुरुदेव और उसके बीच का एक साझा राज था, इसलिए उसे देखते ही अग्नि के भीतर अपनापन और पुरानी यादों की एक गहरी लहर दौड़ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जो गुरुदेव की यह हालत हुई। मैं अब तुम्हारे साथ दोस्त नहीं बनना चाहता। नन्हे कैफेंग ने अपनी कमर पर हाथ रखे और गुस्से में अग्नि को घूरा। इस बात का जिक्र करते ही अग्नि के दिल में किसी ने तेज खंजर भोंक दिया हो, ऐसा एहसास हुआ। सांस लेना भी दर्दनाक था। उसने अपनी पलकें झुका लीं और उसका छरहरी शरीर कांप उठा। अग्नि ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी साफ और गहरी आंखें गंभीरता से नन्हे कैफेंग को घूर रही थीं। गुरुदेव सच में मेरी वजह से ही कोमा में गए थे, लेकिन मैं कसम खाती हूँ, मैं गुरुदेव को जरूर जगा कर रहूंगी। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती हो। नन्हे इंद्रधनुषी फीनिक्स ने गुस्से में अग्नि को घूरा। क्या तुम जानती हो कि यह करना कितना मुश्किल है? सबसे पहले तुम्हें ये करना होगा। अग्नि ने नन्हे कैफेंग को घूरा और उसे अपनी बात पूरी करने के लिए उकसाया, लेकिन नन्हे कैफेंग ने अधीरता से अपना हाथ हिला दिया। भूल जाओ, तुम्हें ये सब बताने का क्या फायदा? तुम वैसे भी यह नहीं कर सकती। तो तुम असल में ये जानती हो कि अपने सुंदर गुरुदेव को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, है ना? तुम जानती हो। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे सुंदर गुरुदेव ने। जिसने भी तुम्हें बताया है, मुझे अभी बताओ। अग्नि उत्साह से भर उठी और तेजी से आगे बढ़ी। नन्हे कैफेंग को अपनी बाहों में उठाया और उसे खुशी से हवा में ऊपर उठा लिया। नन्हे कैफेंग ने सख्त चेहरे से अग्नि को घूरा। अब तुम्हारी साधना का स्तर क्या है? अग्नि ने खुशी से चहकते हुए कहा, मैं अब स्पिरिट मास्टर के 3रे स्तर पर हूँ। नन्हे फीनिक्स ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद को स्पिरिट मास्टर का 3रा स्तर कह रही हो? तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम्हें वह तरीका बताना ऐसा ही होगा जैसे तुम्हें सीधे मौत के मुंह में धकेलना। हालांकि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन अगर तुम मर गई तो मेरे गुरुदेव मुझे जरूर डांटेंगे। मैं कोई जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाऊंगी, अग्नि ने अपने दोनों हाथ उठाकर भरोसा दिलाया। हे, नन्हे कैफेंग को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अग्नि जानती थी कि यह नन्हा पक्षी अपने बच्चे जैसे स्वभाव के बावजूद काफी जिद्दी था। अगर वह उसे कुछ नहीं बताना चाहता था तो वह चाहे जितनी भी खुशामद कर ले या रिश्वत दे ले, वह एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलेगा। ये सोचते हुए अग्नि को मजबूरन पूछना पड़ा, तो फिर मुझे बताने के लिए मुझे किस स्तर की ताकत हासिल करनी होगी? नन्हे कैफेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, स्पिरिट लॉर्ड। अग्नि, स्पिरिट मास्टर, मैं अभी सिर्फ स्पिरिट मास्टर के 3रे स्तर पर हूँ। मुझे स्पिरिट मास्टर के 9वें स्तर तक पहुँचने के लिए लगातार आगे बढ़ना होगा, तब जाकर मैं स्पिरिट लॉर्ड बन पाऊंगी। ये बहुत मुश्किल है। नन्हे फीनिक्स ने अहंकार से अपनी नाक से कुड़ी, स्पिरिट सेक्ट काफी है। अग्नि, ये पक्की डील रही। एक बार जब मैं स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र में पहुंच जाऊंगी तो तुम मुझे बताओगे कि गुरुदेव को कैसे बचाना है। अपनी बात से पीछे मत हटना। नन्हे कैफेंग ने गुस्से में अग्नि को घूरा, तुम पर बिजली गिर चुकी है, तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? बिजली गिर चुकी है? यह क्या बकवास है? जैसे ही अग्नि बाहर निकलने ही वाली थी, नन्हे रंग बिरंगे फीनिक्स ने शान से कहा, हिडन स्पिरिट जेड लाना मत भूलना। अग्नि को अचानक याद आया कि अपने साधना स्तर को छिपाने के लिए वह अक्सर अपने सुंदर गुरुदेव द्वारा दिए गए हिडन स्पिरिट जेड को अपने पास रखती थी ताकि वह अपनी असली ताकत को छिपा सके। इस तरह वह कमजोर दिखने का नाटक करती थी, जबकि असल में वह बहुत मजबूत हुआ करती थी और इस तरकीब से उसने कई लोगों को मूर्ख बनाया था।
ये सोचते हुए अग्नि ने कृतज्ञता के साथ नन्हे कैफेंग की तरफ देखा। ये नन्हा जीव भले ही हर तरह से उससे नफरत करने का नाटक करता हो, लेकिन असल में वह उसकी परवाह करता था। नन्हे कैफेंग के साथ कई बार पुष्टि करने के बाद अग्नि की आत्मा वापस उसके शरीर में लौट आई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं, उसकी नज़रें पानी की तरह साफ और चमकीली थीं। आंखें खोलते ही अग्नि को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ थी? चारों तरफ पूरी तरह से काला अंधेरा था, इतना घना अंधेरा कि इंसान अपनी हथेली भी न देख सके। वह टूटी हुई ईंटों और टाइलों की परतों के नीचे दब चुकी थी, जिसने उसे पूरी तरह से दफना दिया था। सांस लेने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, मानो उसे जिंदा दफना दिया गया हो। उसी पल बाहर से खूबसूरत माँ की चिंतित आवाज़ सुनाई दी, जो आंसुओं से कांप रही थी। अग्नि, अग्नि, क्या हुआ? रिया ने अपनी खूबसूरत माँ को खींचने का नाटक करते हुए कहा, दूसरी चाची, बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर लीजिए। साफ आसमान से बिजली गिर गई। इतने सारे घरों में से ये सिर्फ अग्नि के घर पर ही क्यों गिरी? एक जोरदार धमाके के साथ उसका घर ढह गया। भले ही वह बिजली की चपेट में न आए हो, लेकिन वह ईंटों और टाइलों के नीचे दब चुकी है। अब रोने का कोई फायदा नहीं है। यह आवाज़, जो जाहिरा तौर पर समझाने के लिए थी, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी और तंज से भरी हुई लग रही थी। खूबसूरत माँ बहुत डर गई थीं और फूट फूट कर रोने लगीं। कमज़ोर और लाचार होने के बावजूद उन्होंने किसी तरह रिया को एक तरफ धकेलने की ताकत जुटा ली और मलबे के ढह चुके ढेर की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ीं। रास्ते में वह गिर भी गईं, लेकिन जल्दी से उठकर फिर से दौड़ने लगीं। अग्नि अपनी खूबसूरत माँ को परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह अपनी आलती पालती मुद्रा से तुरंत उठ खड़ी हुई। छप! जैसे ही वह खड़ी हुई, टूटी हुई टाइलें और मलबा उसके चारों तरफ बिखर गया। जैसे ही वह आवाज़ गूंजी, सबकी नज़रें इसी जगह पर टिक गईं। फिर उन्होंने फटी फटी आंखों से देखा कि मलबे के बीच से एक आकृति बाहर निकल रही है। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसके भाव शांत और स्थिर थे। उसकी नज़रें शांत और गंभीर थीं। अग्नि खूबसूरत माँ अत्यधिक चिंतित थीं। उनके दुबले पतले हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने अग्नि का हाथ थामा। अग्नि, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे घर पर बिजली गिर गई है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अग्नि हैरान भी थी और उसे हंसी भी आ रही थी। अपनी खूबसूरत माँ के चेहरे को देखकर, जो धूप और धूल से सन गया था, उसने प्यार से उसे पोंछ दिया। अपनी खूबसूरत माँ के दुबले कंधों को सहलाकर उन्हें शांत करने के बाद अग्नि ने अपना ध्यान रिया की तरफ मोड़ा। अग्नि की नज़रों से नज़रें मिलते ही रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह क्या हुआ? उसे ऐसा क्यों लगा कि अग्नि की आंखें पहले से कहीं ज़्यादा तेज और ठंडी थीं। वे गहरी, स्याही जैसी काली आंखें किसी तेज, बर्फीले खंजर की तरह थीं, जिससे रिया का दिल कस गया। तुम ठीक कैसे हो सकती हो? तुम मरी क्यों नहीं? रिया को लाख कोशिश करने पर भी यह समझ नहीं आ रहा था। क्या अग्नि कोई बेकार इंसान नहीं थी? बिजली गिरने और घर ढहने के बाद भी वह न केवल मरी नहीं, बल्कि उसे खरोंच तक क्यों नहीं आई? यह अविश्वसनीय है। अग्नि ने अपनी बाहें पार की और एक हल्की सी मुस्कान के साथ रिया को घूरा। ऐसा लगता है कि तुम, मेरी चचेरी बहन के रूप में, सचमुच मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, फैंग ईरान बाहर से अंदर आ गया। उसका खूबसूरत चेहरा त्योरियों से भरा हुआ था और उसने अधीरता से ताकीद की, क्या तुम तैयार हो? हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? अग्नि ने अपनी आंखें आधी बंद करके फैंग ईरान को घूरते हुए पूछा। फैंग ईरान ने भी महसूस किया कि अग्नि की नज़रें काफ़ी तेज हो चुकी थीं, लेकिन वह अपनी यात्रा पर जाने को लेकर ज़्यादा ध्यान केंद्रित था और उसने इस पर ज़्यादा विचार नहीं किया और ठंडे स्वर में कहा, जाहिर है, हम राजधानी की तरफ जा रहे हैं। राजधानी कौन जाना चाहता है? अग्नि ने अपनी गहरी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। रिया ने तिरछी नज़र से अग्नि को देखा, तुम्हें आज रात क्या हो गया है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि युवराज विक्रम और बाकी लोग जा चुके हैं? विक्रम सिंह और बाकी लोग जा चुके हैं। अग्नि के पास उन्हें बेवकूफ़ बनाने का कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, लेकिन अब जब उसने सुना कि वे जा चुके हैं, तो उसने राहत की सांस ली। हाँ, वे आधी रात से पहले ही निकल गए। युवराज ने यहाँ से जाने से पहले मुझसे बात भी की थी। क्या उन्होंने तुमसे बात नहीं की? रिया की बातों में छिपा अहंकार और शेखी बघारने का अंदाज कोई भी साफ सुन सकता था। अग्नि पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी। जल्दी करो और अपना सामान बांधो। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। हम सुबह होते ही निकल पड़ेंगे, रिया ने ताकीद करते हुए कहा। अग्नि ने तंज कसा, मैं उत्तरी सीमांत शहर में आराम से रह रही हूँ, मैं क्यों जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। खूबसूरत माँ ने अग्नि का हाथ थाम लिया, आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उनके गालों पर बड़े बड़े आंसू बह निकले। अग्नि को उन्हें देखकर बहुत बुरा लगा। अग्नि का दिल अचानक एक पल के लिए रुक गया और उसके मन में एक बुरा एहसास कौंध गया, इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती। हा, रिया जोर से हंस पड़ी। अग्नि, क्या तुमने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा छोटा भाई गायब है?
छोटा भाई। अग्नि को तब याद आया कि जब वह बाहर आई थी तब से उसने फैंग शियाओची को नहीं देखा था। वह लड़का इतना शोर मचाने वाला और नटखट था, अगर वह यहाँ होता तो जब उसका घर ढहा तब वह दौड़कर बाहर क्यों नहीं आता? क्या ऐसा तो नहीं कि? ये सोचते हुए अग्नि ने अपनी खूबसूरत माँ को पकड़ा और उनकी अद्वितीय आंखों में देखा। माँ। खूबसूरत माँ की आंखें धुंधली और चमकती हुई थीं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हा, प्रिया फूट फूट कर हंस पड़ी। तुम्हारा भाई विक्रम सिंह द्वारा अगवा कर लिया गया है। राजधानी के लिए अगवा कर लिया गया है। हा। अग्नि का दिल अचानक धक से रह गया। विक्रम सिंह ने फैंग शियाओची को अगवा कर लिया? क्यों? विक्रम सिंह की उन गहरी अथाह काली आंखों के बारे में सोचते हुए, जो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जानती हैं, अग्नि के मन में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। वह आखिर करना क्या चाहते थे? रिया ने तिरछी नज़र से अग्नि को देखा। खैर, हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। भले ही तुम न जाओ, मैं और मेरा भाई तुम्हें घसीट कर राजधानी ले जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम अपनी खैर मनाओ। एक बार राजधानी पहुंचने के बाद पूरा फीनिक्स कबीला उसका सबसे मजबूत सहारा बन जाएगा। तब वह अग्नि को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी और उसे अपनी इच्छा के अनुसार एक नौकर या गुलाम बना सकती थी। ये सोचते हुए रिया ने गर्व से अपनी मुट्ठी भींच ली और पागलों की तरह हंसती हुई वहां से चली गई। अग्नि की खूबसूरत नाजुक बाहें हल्की सी सिकुड़ गईं। खूबसूरत माँ ने चारों तरफ देखा और ये देखकर कि रिया सचमुच जा चुकी है, उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन से एक पत्र निकाला और उसे अग्नि के हाथ में थमा दिया। उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की और बड़ी सावधानी से अग्नि से कहा, मैंने इसके अंदर एक बहुत कीमती चीज़ छिपा दी है ताकि कोई और इसे ले न सके। अग्नि ने प्यार से अपनी खूबसूरत माँ के लंबे स्याही जैसे काले बालों को सहलाया और फिर उस पत्र को खोल लिया। वह पत्र समर ने लिखा था। समर के पत्र में उसके स्वभाव के अनुसार लंबी चौड़ी बातें लिखी गई थीं। लेकिन लंबी चौड़ी बातें लिखने का अपना फ़ायदा होता है। समर ने वह सब कुछ लिख दिया था जो लिखा जाना चाहिए था और जो नहीं भी लिखा जाना चाहिए था। हमने मूल रूप से उत्तरी शहर में कुछ और दिन रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन मोर्चे से एक जरूरी संदेश आया और हमें रातों रात वहां के लिए रवाना होना पड़ा। क्या तुम जानती हो, हम इस बार अमर दिव्य फल की तलाश में उत्तरी सीमांत शहर आए थे। वहां एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की है जो अपनी जान बचाने के लिए इसका इंतजार कर रही है। एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की। वह कौन है? अग्नि की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, लेकिन अपनी याददाश्त पर जोर डालने के बावजूद उसे याद नहीं आया कि वह कौन थी। हा, तुम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होगी कि वह लड़की कौन है ना? जरा सोचो, उस लड़की का हमारे बॉस विक्रम के दिल में किस तरह का रुतबा होगा जो उसने राजधानी से यहाँ तक खुद चलकर आने के लिए मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें ईर्ष्या और जलन नहीं हो रही है? हा, तुम अपनी तुलना उससे कभी नहीं कर सकती हो। अगर बॉस विक्रम के दिल में तुम्हारी जगह सिर्फ एक तिल के दाने जितनी छोटी है, तो उस लड़की की जगह ने लगभग बॉस विक्रम के पूरे दिल को भर रखा है। हमारे बॉस विक्रम सिर्फ उसी के प्रति कोमल और दयालु हैं, जो कि एक ऐसी बात है जिससे तुम कभी ईर्ष्या नहीं कर सकती। अग्नि, विक्रम सिंह सिर्फ उसी लड़की के प्रति कोमल और दयालु हैं। क्या उसे ऐसा लगता है कि उसे देखकर ईर्ष्या या जलन होगी? कितना बड़ा मजाक है। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। कल हम कितने भाग्यशाली थे। तुम्हारे छोटे भाई ने गलती से अपनी उंगली काट ली और हमारे बॉस विक्रम ने तुरंत उसे पहचान लिया। वह एक शुआलिंग बॉडी है। क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे भाई की शुआलिंग बॉडी उस छोटी लड़की की जान बचा सकती है। अग्नि ने अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकोड़ लीं। शुआलिंग बॉडी बेहद कुलीन और दुर्लभ होती है। पूरे 9 प्रांतों में गिने चुने ही ऐसे लोग होते हैं। इसे प्रतिभाओं में भी सबसे बड़ी प्रतिभा कहा जा सकता है। शुआलिंग बॉडी होने की वजह से इंसान अपने दम पर ही साधना कर सकता है, बशर्ते उसके आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा हो जिस पर हर कोई ईर्ष्या करता है। फैंग शियाओची शुरू में सिर्फ एक छद्म रहस्यवादी आत्मा शरीर था। वह एक प्रतिभाशाली था, लेकिन इतना भी अद्भुत नहीं था। अफवाहों और गपशप की परवाह किए बिना और दूसरे लोग उसे चाहे जिस नज़र से देखें, अग्नि ने 5 साल तक फैंग शियाओची की साधना को दबाकर रखा था। अपनी अद्वितीय कीमियारी कौशल के साथ अग्नि ने 5 साल तक लगातार आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से फैंग शियाओची का पोषण किया और आखिरकार उसके छद्म रहस्यवादी आत्मा शरीर को एक सच्चे रहस्यवादी आत्मा शरीर में बदल दिया। लेकिन विक्रम सिंह और बाकी लोग असल में फैंग शियाओची का मिसिस्टिक स्पिरिट रक्त निकालना चाहते हैं। अगर इससे उसका मिसिस्टिक स्पिरिट बॉडी नष्ट हो गया तो अग्नि गुस्से में आकर उन्हें जान से मार डालेगी। हर कोई कहता है कि अग्नि एक बेकार इंसान है और वह फैंग शियाओची से ईर्ष्या करती है, इसलिए वह उसे साधना नहीं करने देती और चाहती है कि वह भी उसी की तरह एक बेकार इंसान बनकर रहे। लेकिन कौन जानता है कि अग्नि के मन में अपने छोटे भाई के लिए कितनी भलाई और अच्छे इरादे हैं। उस वक्त तुम सो रही थी और हम तुम्हें जगाना नहीं चाहते थे, इसलिए जब हम यहाँ से रवाना हुए तो तुम्हारे भाई को भी अपने साथ राजधानी ले आए। अग्नि ने तंज कसा। उसे जगाने में शर्म आ रही थी।
उसे डर था कि अगर उसे पता चला तो वह विरोध करेगी, है ना? इसलिए उसने पहले काम कर दिया और बाद में जानकारी दी। ये कहना होगा कि अग्नि बिल्कुल सही सोच रही थी, समर वास्तव में उससे थोड़ा डरता था। चिंता मत करो, तुम्हारे भाई के शरीर से हर दिन सिर्फ कुछ ही बूंदे खून निकाला जाता है, वह मरेगा नहीं। इसके अलावा तुम बॉस विक्रम का एक काम कर रही हो, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात नहीं है? तुम बहुत खुश होगी, हा हा हा। यह क्या बकवास है? अगर समर यहाँ होता तो अग्नि निश्चित रूप से उसके सिर पर एक लोहे का बर्तन दे मारती। हर दिन कुछ बूंदे खून निकाला जाता है। किस घटिया किमियागर ने ये क्रूर और बर्बर तरीका निकाला था? अग्नि इतनी गुस्से में थी कि उसका मन किसी को पीट देने का कर रहा था। अग्नि, खूबसूरत माँ की साफ गहरी आंखें उम्मीद भरी नजरों से अग्नि को देख रही थीं। अग्नि ने अपनी माँ के पास खड़ी झाओ मामा से कहा, माँ का सामान पैक करने में उनकी मदद करो, हमें जल्द से जल्द राजधानी के लिए रवाना होना होगा। दादी झाओ ने सिर हिलाया। ओह हाँ, च्यूलिंग कहाँ है? अग्नि को आखिरकार याद आया कि उसकी व्यक्तिगत नौकरानी च्यूलिंग गायब है। फ्रोजन फॉरेस्ट में प्रवेश करने के बाद से ही वह उथल पुथल की स्थिति में थी, अपनी सारी ऊर्जा इस बात पर केंद्रित कर रही थी कि समर और बाकी लोगों से कैसे बचा जाए, और उसने च्यूलिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। दादी झाओ ने कहा, छठी मिस ने च्यूलिंग को लकड़ी के गोदाम में बंद कर दिया है। छठी मिस ने तो किसी को भी उसे खाना देने से भी मना कर दिया है, ये कहते हुए कि वह उसे 3 दिन और 3 रातों तक भूखा रखेगी। अग्नि ने उन्हें घूरा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दादी झाओ ने बेबस होकर हंसते हुए कहा, इन पिछले 2 दिनों में मिस आपको इतना व्यस्त देखकर मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से युवराज और बाकी लोग आ गए थे, इसलिए लेकिन चिंता मत करो मिस, मैं छिप छिप कर च्यूलिंग को खाना भेजती रही हूँ। वह भूखी नहीं रहेगी। अग्नि जानती थी कि असल में दादी झाओ ही थी जिन्हें उस पर तरस आया था, और वह नहीं चाहती थी कि च्यूलिंग के मामले की वजह से उसकी फैंग परिवार से फिर से कोई बहस हो। मैं उसे बाहर निकाल कर लाती हूँ। अग्नि तेजी से आगे के आंगन में बने लकड़ी के गोदाम की तरफ चल पड़ी। जब अग्नि ने दरवाजा धक्का देकर खोला तो च्यूलिंग गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर कि च्यूलिंग के चेहरे पर कोई चोट नहीं है और वह भूखी नहीं है, अग्नि ने आखिरकार राहत की सांस ली। चांद की रोशनी बहते पानी की तरह नीचे गिर रही थी, खिड़की की जाली से छनकर चमक रही थी, जिससे च्यूलिंग का बेचैन सोया हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। च्यूलिंग का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह बहुत डरी हुई तथा चिंतित लग रही थी। अग्नि अपनी चारपाई के किनारे बैठ गई और उसने प्यार से उसके कंधे को थपथपाया, च्यूलिंग उठो उठो। 5वीं मिस। च्यूलिंग ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद रखते हुए अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गई। क्या तुम्हें कोई डरावना सपना आया था? अग्नि की आवाज में अपराधबोध का एक हल्का सा भाव था। आवाज सुनते ही च्यूलिंग ने अनजाने में अपनी आंखें खोल लीं। जब उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो वह अवाक रह गई और वहीं सुन्न होकर बैठ गई। क्या मैं सपना देख रही हूँ? मैंने सपना देखा कि हमारी 5वीं यंग लेडी वापस आ गई हैं, च्यूलिंग ने कहा और उसकी आंखें लाल होने लगीं। अग्नि हंस पड़ी, बेवकूफ़ लड़की, यह कोई सपना नहीं है। तुम्हारी 5वीं मिस सचमुच वापस आ गई हैं। 5वीं मिस, 5वीं मिस, क्या सचमुच आप हैं? आप मरी नहीं हैं, आप वापस आ गई हैं। वाह, पिछले कुछ दिनों की सारी चिंता, डर, बेचैनी और खौफ च्यूलिंग के दिल में उमड़ पड़े। वह रोते हुए अग्नि की बाहों में झूल गई, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वाह, 5वीं मिस को एक बाज उठाकर ले गया था, मुझे लगा था कि वह कभी वापस नहीं आएंगी। इतनी समझदार लड़की, लेकिन अब वह इस तरह बच्चों की तरह रो रही थी। अग्नि को और भी ज्यादा अपराधबोध महसूस हुआ। उसने जल्दी से पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं च्यूलिंग को सुना दीं। हे भगवान! च्यूलिंग ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांक लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस, आपने अपने बाज द्वारा उठाए जाने के बाद युवराज विक्रम के यहाँ से अमर फल चुरा लिया। अग्नि, इसके अलावा उस अमर दिव्य फल को 9 टर्न्स रिजुवेनेशन पिल 9 चरणीय कायाकल्प गोली में परिष्कृत कर दिया गया है और अब आप साधना करने के लिए तैयार हैं। अग्नि, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! भगवान की आंखें हैं, भगवान की आंखें हैं। वाह! च्यूलिंग ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया, खुशी के आंसू बहाते हुए उसके गालों पर बड़े बड़े आंसू लुढ़क रहे थे। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार है। च्यूलिंग बचपन से ही अग्नि की सेवा कर रही थी, उसने उसे एक छोटी बच्ची से एक नन्ही प्रतिभा बनते हुए देखा था और यह भी देखा था कि कैसे वह शोहरत से गिरकर एक बेकार इंसान बन गई थी। अब जब उसने देखा कि अग्नि आखिरकार दोबारा साधना करने में सक्षम हो गई है, तो वह खुशी से इतनी उत्साहित थी कि वह मारे खुशी के उछलने वाली थी। अग्नि ने उसे गंभीरता से निर्देश दिया, समर और बाकी लोग अभी यह नहीं जानते कि वह बदसूरत लड़की मैं ही हूँ। तुम यूनवाई टावर में वहीं थी, इसलिए अपनी तरफ से कोई राज मत खोल देना। च्यूलिंग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। जल्दी करो और अपना सामान पैक करो, हम 1 घंटे से भी कम समय में राजधानी के लिए रवाना होने वाले हैं। अग्नि ने एक लंबी सांस छोड़ी।
अग्नि अभी राजधानी नहीं जाना चाहती थी। उसने मूल रूप से बीजिंग शहर में एक निश्चित स्तर तक साधना करने के बाद राजधानी जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसका छोटा भाई अगवा कर लिया गया था तो अग्नि के पास रवाना होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। आखिरी कुछ पलों में अग्नि बूढ़े बाबा से मिलने बाहर गई। जब बाबा ने अग्नि को देखा तो उनकी जलती हुई गपशप करने वाली आंखें उसे घूरने लगीं और उन्होंने सिर से पैर तक उसका मुआयना किया। अग्नि ऐसे बैठ गई मानो वे बहुत पुराने दोस्त हों। उसने अपने लिए चाय का एक कप डाला और धीरे धीरे चुस्की लेने लगी और बाबा को उसे अच्छी तरह देखने दिया। आखिरकार बूढ़े बाबा ही थे जो खुद को रोक नहीं पाए। वह अग्नि के करीब खिसके और पूछा, अरे छोटी लड़की, क्या है? अग्नि ने चिढ़कर नाक से कुड़ी, क्या फज और बाकी लोग जिस लड़की को इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहे हैं वह तुम हो? अग्नि अवाक रह गई। बूढ़े बाबा, क्या आप कोई दवा के दीवाने नहीं हैं? क्या आपको इन दुनियादारी के मामलों में भी दिलचस्पी होने लगी है? बूढ़े बाबा ने अग्नि पर एक नज़र डाली और घमंड से बोले, क्या ये तुम्हारे बारे में नहीं है? अगर कोई और होता तो इस बूढ़े आदमी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। बूढ़े आदमी, वह अब बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो गए थे। अग्नि ने अपना सिर हिलाया, नहीं। छी! बूढ़े बाबा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो। उस समय कीमियाखाने में जाने वाली तुम ही अकेली थी और उस रास्ते के बारे में केवल तुम ही जानती थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह तुम न हो? अग्नि ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बूढ़े बाबा की तरफ देखा। तो वह कौन था जिसने जबरदस्ती विक्रम सिंह और बाकी लोगों को यहाँ खींचा था और जोर देकर मुझसे उनका परिचय करवाया था? वे लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें जाने ही नहीं दिया। खांस 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 खांस। बूढ़े बाबा अपनी ही लार से लगभग घुटने वाले थे। उन्होंने बार बार अपने हाथ हिलाए। यह मान लो कि मैंने कुछ नहीं पूछा, यह मान लो कि मैंने कुछ नहीं पूछा, ठीक है? तुम छोटी लड़की कभी नुकसान में नहीं रहती हो। तो मुझे बताओ, इस बार तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अग्नि ने गंभीरता से कहा, मैं आधे घंटे में राजधानी के लिए निकल रही हूँ। इतनी जल्दी? बूढ़े बाबा ने पूछा। क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर किया जा रहा है? चिंता मत करो, जब मैं, बूढ़े बाबा, यहाँ मौजूद हूँ तो ऐसा कौन है जो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा? विक्रम सिंह। अग्नि ने ठंडी सांस छोड़ी। खांस 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 खांस। बूढ़े बाबा एक बार फिर अपनी ही लार से लगभग घुटने वाले थे। अगर कोई दूसरा इंसान अग्नि को परेशान करता तो शायद उनकी हैसियत उन्हें बीच में आकर उसका साथ देने की इजाज़त दे देती, लेकिन विक्रम सिंह के मामले में, क्या विक्रम सिंह तुम्हारी असली पहचान जानते हैं? अग्नि ने चिढ़कर कहा, अगर उन्हें पता चल जाता तो क्या मैं अभी भी यहाँ सुरक्षित बैठी होती? उन्होंने शियाओची की शुआलिंग बॉडी का पता लगा लिया है और लोगों की जान बचाने के लिए उसके खून का इस्तेमाल करने के वास्ते उसे वापस ले जाना चाहते हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि वे लोग कोई जल्दबाजी भरा कदम उठा सकते हैं और शियाओची की शुआलिंग बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए आने वाले कुछ समय तक मैं बीजिंग शहर में नहीं रहूंगी। कृपया यहाँ की हर चीज़ का अच्छे से ख्याल रखिएगा, बुजुर्ग बाबा। बूढ़े बाबा ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वैसे कृपया एक पल इंतजार करो। बात करते करते बूढ़े बाबा जल्दी से अंदर गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने अग्नि को 2 पत्र थमाए। बा जियानमिंग को व्यक्तिगत रूप से। अग्नि ने पहले पत्र को देखा। आपका बेटा? मेरा पोता कहाँ है? अग्नि ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ बूढ़े बाबा की तरफ देखा और नटखट अंदाज में पूछा, आप अपने बेटे से सचमुच इतनी नफरत करते हैं? बूढ़े बाबा ने अग्नि को घूरा, तुम्हें कैसे पता चला? क्या यह उसके नाम पर नहीं लिखा है? बा जियानमिंग, जिसका मतलब ऐसा लगता है जैसे डैड एक नीच आम नागरिक है। क्या आप अपने ही बेटे को एक नीच आम नागरिक नहीं कह रहे हैं? बूढ़े बाबा, अगर अग्नि ने उन्हें याद न दिलाया होता तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि उन्होंने अपने बेटे को इतना अजीब नाम दे दिया है। बूढ़े बाबा के होंठ हल्के से फड़फड़ाए और उन्होंने अपना हाथ हिलाया। ये जियानमिंग, ये लड़का अपने पिता के मामले की वजह से मुझसे नाराज चल रहा है। पिछली बार मैंने सुना था कि वह वानपिंग टाउन में है, जो राजधानी जाने का एक मुख्य रास्ता है, इसलिए जब तुम वहां से गुजरना तो उसे कुछ चीजें दे देना। अग्नि ने सिर हिलाया और उसकी नज़रें दूसरे पत्र पर टिक गईं। यान शेन, इंपीरियल एकेडमी के डीन। बूढ़े बाबा ने सिर हिलाया और कहा, वह और मैं कई सालों से दोस्त हैं। कृपया उसे मेरी तरफ से एक पत्र दे देना। याद रखना, तुम्हें ये पत्र उसे खुद अपने हाथों से देना होगा, समझे? अग्नि ने झिझकते हुए पूछा, क्या मुझे सच में इसे खुद जाकर देना होगा? बेशक तुम्हें इसे खुद देना होगा, ये सिर्फ तुम्हारे ही हाथों से उसे मिलना चाहिए। क्या तुम्हें ये बात याद रहेगी? बूढ़े बाबा बार बार जोर देते रहे। अग्नि ने ओह कहा और फिर जोड़ा, बूढ़े बाबा, आप मुझसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि इंपीरियल एकेडमी के डीन के रूप में वह मेरा अच्छे से ख्याल रखें? यह महसूस करते हुए कि उनके मन की बात भांप ली गई है, बूढ़े बाबा ने अग्नि को घूरा और घमंड से बोले, छोटी लड़की, तुम बहुत ज्यादा सपने देख रही हो।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दादा बाबा इतने दयालु इंसान हैं? बात तो ऐसी ही है, अग्नि ने सहजता से कहा। बूढ़े बाबा ने अग्नि पर एक नज़र डाली और बुदबुदाए, कितनी दुख की बात है, तुम इस जन्म में कभी साधना नहीं कर पाओगे। वरना बूढ़े यान व्यक्तिगत रूप से तुम्हें प्रशिक्षित कर सकते थे। कितनी शर्म की बात है। अग्नि बूढ़े बाबा को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने शरीर से हिडन स्पिरिट जैड को हटाया और एक मुस्कान के साथ बोली, किसने कहा कि मैं अब साधना नहीं कर सकती?